ये बात साल 2015 की है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अखबार हो, एक नाम नूरुल हसन बहुत ही तेजी के साथ सुर्खियां बटोर रहा था। दरअसल नूरुल हसन उत्तर प्रदेश के एक जिला पीलीभीत का एक गांव लगता है, हर रायपुर, वहां का रहने वाला होता है। हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई हिंदी मीडियम से की थी और वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होता है। परिवार बेहद गरीब होता है। इस लड़के ने सोचा कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। इसके लिए मेहनत करता है, पढ़ाई करता है तो नंबर इंजीनियरिंग में आ जाता है और महज कुछ साल बाद वो इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनने के बाद उसे लगता है कि अभी कुछ छोटा है, कुछ और बड़ा किया जाए। और जब वो लड़का पढ़ाई में अच्छा तो था ही, मेहनत करता है तो साइंटिस्ट भी बन जाता है। साइंटिस्ट बनने के बाद भी वो लड़का सोचता है कि अभी भी कुछ हल्का है, कुछ कम है, कुछ रह रहा है। वो और मेहनत करता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू कर देता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है। पहले साल तो खैर क्लियर नहीं कर पाता, बिना किसी कोचिंग के। दूसरे साल मेहनत करता है और आखिरकार वो यूपीएससी में पास हो जाता है और उसको रैंक आती है 625वीं रैंक। और जैसे ही 625वीं रैंक उसको मिलती है तो वो लड़का आईपीएस ऑफिसर चुन लिया जाता है और कैडर मिलता है महाराष्ट्र का कैडर मिलता है। और सोशल मीडिया में उस लड़के के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां शेयर करने लगते हैं लोग। कहाँ से निकला, कैसे निकला, एक चपरासी का लड़का आईपीएस ऑफिसर बन गया, किस तरह के माहौल में रहकर उसने पढ़ाई की थी। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता था, हर कोई उसके बारे में समझना चाहता था। कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ साल बाद उसकी एक कहानी सोशल मीडिया में फिर से वायरल होती है। आज कहानी उसी के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है जय शुक्ला। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली और उसी का एक थाना लगता है इज्जत नगर। दरअसल जब इंसान कोई साधारण हो, जब उसकी कोई पहचान ना हो, तो दोस्त भी साधारण ही बनते हैं और पहचान भी सीमित रह जाती है। लेकिन जैसे ही किसी इंसान की पहचान बड़ी हो जाए, लोग उसके नाम से, उसके चेहरे से जानने लगे, पहचानने लगे। सोशल मीडिया के आज के दौर में जिसको हर कोई जानना चाहता हो और वो तरक्की पर तरक्की कर रहा हो, तो कौन उससे दोस्ती न करना चाहेगा। जब तक वो व्यक्ति साधारण था तब तक तो सिर्फ 500 दोस्त थे उसके फेसबुक पर। मगर जैसे ही उसने अपना नाम नूरुल हसन आईपीएस रखा, कैडर 2015 के बैच का, और जैसे ही महाराष्ट्र के कैडर के बारे में लिखा, 2-4 अच्छी फोटोग्राफ्स उस पर डाली, तो देखते ही देखते फ्रेंड रिक्वेस्ट वालों की लाइन लग जाती है। एक के बाद एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही थी। पहले महज 500 थे और कब 5000 हो गए पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते उसने जो निष्क्रिय फ्रेंड थे उन्हें आउट करना शुरू कर दिया। जो खूबसूरत चेहरे थे, जिनके हाव भाव अच्छे थे, जो पढ़े लिखे थे, अच्छे पहनने में कपड़े हों, देखने सुनने में अच्छे हों, उनके बारे में अच्छी जांच पड़ताल कर कर, उन्हें अच्छे से देख कर, परख कर, तब उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता रहा और निष्क्रिय सूची को उस फ्रेंड लिस्ट से धीरे धीरे निकालता रहा, बाहर करता रहा। अब देखते ही देखते उन 5000 लोगों में 3000 जो है वो लड़कियां थीं, ज़्यादातर अच्छे भले घरों की, काफ़ी पढ़ी लिखी और काफ़ी उच्च घरानों से। बात आगे बढ़ती है और बात आगे बढ़ती है तो आईपीएस ऑफिसर होता है, तो इसीलिए मुंबई से लेके देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां से शादी के प्रस्ताव नहीं आ रहे थे। जब भी मौका मिलता था वो अपनी फ्रेंड लिस्ट को चेक करता था, उनके साथ बाकायदा मैसेज पे बातें करता था। जब भी किसी लड़की का मैसेज आता था तो उसको एक बार ज़रूर देखता था कि आखिर कौन है, कहाँ की रहने वाली है, कितनी पढ़ी लिखी है और क्या क्या बातें वो लड़की शेयर करना चाहती है। धीरे धीरे करके ना जाने कितनी लड़कियों से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दिन हो, सुबह हो, रात हो, खाना हो, पीना हो, यहाँ तक कि सोना भी हो। जब देखो तब मोबाइल हाथ में लगा रहता था और लड़कियों के साथ बातचीत का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जाता है। हद तो तब हो जाती है जब लड़कियां अपनी फ़ोटो भी शेयर करने लगी और फ़ोटो शेयर करते हुए फेसबुक पर यानी कि मैसेंजर पर लिखती थी कि आई लव यू, और इधर से जवाब जाता था आई लव यू टू।
और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती थी कि वो कम कपड़े पहनकर अपनी फोटो क्लिक करके किस लेते हुए उस फोटो को शेयर कर दिया करती थी। ऐसे ही वक्त के साथ सिलसिला ये आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, लड़कियों की लाइन लग रही थी और ज़्यादातर लड़कियां ये कहती थी कि बस तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, जैसा तुम कहोगे ठीक वैसा ही होगा, बस मुझसे शादी कर लो। और इस तरह की जब बातें होती थी तो बड़ा अच्छा सा लगता था। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और कुछ लड़कियां ऐसी थी जो कि ज़्यादातर मैसेंजर पर बात करना चाहती थी। हर वक्त उनके मैसेजेस आते रहते थे और फिर कॉल करने की लड़कियां कोशिश करती थी। जो फेसबुक के मैसेंजर में कॉल का ऑप्शन होता है, उसी फीचर के साथ कॉल और वीडियो कॉल करने की लड़कियां कोशिश करने लगी। अब इस फीचर का इस्तेमाल करके हम एक दूसरे को देखते हुए बात कर सकते हैं, लेकिन जब बात कॉल की आती थी, जब बात वीडियो कॉल की आती थी, तो ये अधिकारी महोदय साफ मना कर दिया करते थे और कह दिया करते थे कि मैं इस वक्त बिजी हूं और बात नहीं कर सकता। मगर एक दिन एक लड़की ने एक जिद पकड़ ली और उसने कहा कि नहीं, मुझे तो आपके साथ वीडियो कॉल पर बात करनी ही है, अब चाहे जो भी हो जाए। और अगर आपने वीडियो कॉल पर बात नहीं की तो फिर बात खराब हो जाएगी। मगर इस अधिकारी ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपसे बात वीडियो कॉल पर नहीं कर सकता, अगर चैट पे बात करना है तो कर सकते हैं। मगर ये बात लड़की को अच्छी नहीं लगी, लड़की को गुस्सा आता है। अब लड़की ने इस अधिकारी के घर का पता निकालना शुरू कर दिया कि आखिर ये अधिकारी कहाँ का रहने वाला है। और फिर वो लड़की अपनी माँ के साथ सीधा इनके घर पहुंच जाती है। इनके पिता से कहती है कि देखो, तुम्हारा लड़का लगातार मुझसे फेसबुक पर मैसेंजर पर बातें कर रहा है, फ़ोन पर बातचीत करता है, देखो फ्रेंड रिक्वेस्ट भी है, फेसबुक पर भी जुड़े हुए हैं, देखो ये रहा प्रोफाइल, और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, मेरी मम्मी ये रही। इस तरह से जब उस लड़की ने उस लड़के यानी कि उस आईपीएस ऑफिसर के पिताजी से जब बात करने की कोशिश की, तो आईपीएस ऑफिसर के पिता ने कहा कि देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरा लड़का इस तरह से बातचीत नहीं कर सकता, शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तभी बोली नहीं, गलतफहमी नहीं है। तभी उस लड़की ने जो बातचीत का सिलसिला था, मैसेंजर पर जो बातें थी, वो सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया। अब लड़के के जो पिता होते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर के पिता होते हैं, शमसुख हसन, वो बड़ा परेशान हो जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। अब लड़की रोज तीसरे दिन घर पर आकर बैठ जाए, कभी कुछ दबाव बनाना शुरू कर दे, कभी कुछ कहना शुरू कर दे। वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। 8 अगस्त 2019 को इज्जतनगर थाने में वो जाते हैं, शमसुख हसन, और जाकर कहते हैं कि कोई मेरे बेटे के नाम से लड़कियों को परेशान कर रहा है और लड़कियों से बातचीत करता है, आप इस मामले को जरा देखिए तो सही। अब जैसे ही इज्जतनगर थाने में पुलिस के पास ये बात पहुंचती है कि एक आईपीएस ऑफिसर के बारे में इस तरह की बात हो रही है, तो आईपीएस ऑफिसर से संपर्क किया जाता है कि सर क्या बात है, क्या तुम किसी से बातचीत करते हो, क्या तुम्हारी फेसबुक आईडी है? बोले कि हाँ है तो सही, लेकिन मेरी आईडी ये नहीं है। यानी कि उन्होंने खुद डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब इधर ये लड़की भी थाने पहुंच जाती है और कहती है कि आईपीएस ऑफिसर ने मेरा यौन शोषण किया है। मतलब बात थोड़ी थी, लेकिन थोड़ी बात को भी जब बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया तो पुलिस वालों की भी हालत खराब हो जाती है कि एक आईपीएस ऑफिसर पर यौन शोषण का भी आरोप लग रहा है, एक अधिकारी के साथ इस तरह से कैसे बातचीत हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एप्लीकेशन दीजिए। फिर वो लड़की अपने माँ के साथ जाती है थाने और वहाँ पर बाकायदा एप्लीकेशन देती है और जो पूरी कहानी थी उसको बयां कर देती है और कुछ सबूत भी देने की कोशिश करती है। पुलिस उन सबूतों के आधार पर, जो साइबर सेल होता है, वो उन सबूतों के आधार पर जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस के सामने एक नाम होता है और नाम था जावेद, जो कि दिल्ली में रहकर ई रिक्शा चलाया करता था। पुलिस यानी कि ये बरेली की पुलिस सीधा दिल्ली जाती है, उस व्यक्ति जिसका नाम जावेद होता है उसको धरती है और उसको सीधा थाने लेकर आती है। उसको थाने लाती है और उसको थाने लाने के बाद उससे पूछा जाता है कि क्या बात है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, गिनती से कुल 500 लोग थे मेरी फ्रेंड लिस्ट में फेसबुक की और कोई बातचीत भी नहीं करता था। समझ नहीं आ रहा था
कि क्या करूं। तभी उसने नूरुल हसन एक आईपीएस ऑफिसर के नाम पर फेक आईडी बनाता है और उसके बाद फिर लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाती हैं। अब उसके सामने तो बहुत ढेर सारी चॉइसेस थी। अब इसमें से जो खूबसूरत लड़कियां होती थी, अच्छे घरानों से होती थी, उनसे बातचीत करता था और कई कई बार वो न्यूड फोटोग्राफ्स भी मंगा लिया करता था। अब इस रिक्शे वाले की पत्नी भी आती है और पत्नी ने आकर कहा कि अब तक मैंने कुल मिलाकर पांच मोबाइल मैंने तोड़ दिए हैं। दिन रात जब देखो तब बस ये चैटिंग ही किया करते थे। इनका खुद का बेटा जवान हो चला है और ये लड़कियों से, जिनकी उम्र आधी से भी कम है इनकी उम्र से, यानी कि कोई 18 कोई 20 साल की उम्र की जो लड़कियां होती थीं, और वो बिल्कुल कपड़े उतार कर यानी कि न्यूड हालत में इनसे बातचीत किया करती थी। और जब वो लड़कियां कॉल करने की कोशिश करती थी तो तब ये कॉल रिसीव नहीं करता था। पुलिस ने सारे सबूत जुटाए और सारे सबूत जुटाने के बाद उस जावेद को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन जो वो लड़की थी, उस लड़की ने कहा कि पुलिस ने अपने अधिकारी को बचाने के लिए एक सीधे साधे जावेद नाम के आदमी को, जो कि ई रिक्शा चलाता है दिल्ली के अंदर, उसको फंसा दिया है और अपने ऑफिसर को बचा रही है। शमसुल हसन के जो पिता होते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर के पिता होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे सबूत दिए जिससे कि पता चलता है कि माँ और बेटी दोनों मिलकर आईपीएस ऑफिसर के घर वालों को और उसके पिता को फंसाना चाहते थे, ब्लैकमेल करना चाहते थे। इसीलिए उनसे शादी करने का बहाना, उनसे पैसे लूटने का बहाना, इस तरह के षड्यंत्र रच रही थी। और जब ये बात निकलकर लोगों के सामने आती है कि जिस व्यक्ति ने आईडी बनाई थी वो रिक्शा चलाता था और आईपीएस ऑफिसर के नाम से आईडी बनाता है, और थोड़ी बहुत नहीं 3000 लड़कियों के साथ दोस्ती करने के बाद उसने एक अजीब ही कहानी को रूप दे दिया था, एक अजीब ही कहानी गढ़ दी थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले की जब जांच पड़ताल की तो उन दोनों माँ बेटी को भी जेल भेज देती है, क्योंकि वो उसके पिता यानी कि वो जो आईपीएस ऑफिसर के पिता थे उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे और ये दोनों उनसे पैसे ऐंठना चाहती थी। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आप सभी को जागरूक करना है। और जब मैंने इन आईपीएस ऑफिसर यानी कि नूरुल हसन के बारे में जांच पड़ताल की, इनके बारे में और जानने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि ये बेहद गरीब परिवार से आते हैं। इनके पिता के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि 37,000 रुपए के इनकी इंजीनियरिंग के वो पैसे जमा कर पाते। महज 1 एकड़ जमीन यानी कि 6.25 बीघे जमीन थी। उस 6.25 बीघे जमीन को इन्होंने मात्र 1 लाख रुपए में बेच दिया था, सेल कर दिया था। उनकी कोशिश थी कि बेटा पढ़ जाए और जब बेटा पढ़ जाएगा तो कामयाब हो जाएगा, और बेटा पढ़कर मेहनत कर कर जब कामयाब होता है तो वो इंजीनियर बन जाता है। और अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए उसने कोशिश की, लेकिन उसको लगता है कि ये कम है, थोड़ा सा और ज़्यादा करना चाहिए, तो वो और मेहनत करता है और धीरे धीरे करके वो साइंटिस्ट बन जाता है। और फिर यहाँ भी वो रुकता नहीं है और मेहनत करता है, और फिर समय के साथ वो आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। और एक इंटरव्यू में वो अपनी कहानी साझा करते हैं और बताते हैं कि जब वो पढ़ा करते थे तो जिस इलाके में वो, बरेली के जिस इलाके में वो रहते थे, वहाँ पर ज़्यादातर कुछ मजदूर तबके के लोग रहा करते थे। स्लम एरिया होता था और वो लोग बहुत ही तेज आवाज़ में डीजे बजाया करते थे। तो तब उस दौरान मेरी माँ घर घर जाती थी और लोगों से कहा करती थी, मेरा बेटा पढ़ रहा है, थोड़ा सा साउंड हल्का कर दो ताकि मेरा बेटा पढ़ सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके। लोग भी मदद किया करते थे, वो अपना साउंड कम कर लिया करते थे। और उस लड़के ने वाकई चमत्कार कर दिया और उसने कहा कि अगर आप गरीब हैं और यदि आपने कुछ बनने की ठान ली है तो आप कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते, कामयाबी आपको हर हाल में मिलेगी। जब एक गरीब का बच्चा आईपीएस बन सकता है तो किसी का भी बच्चा आईएएस या कुछ भी बन सकता है, बस उसे ठानना पड़ेगा। दोस्तों, फिर मिलता हूं एक और सच्ची घटना के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।